नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है। भारत का हृदय गांव में बसता है और गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान सभी के अन्नदाता हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उचित बढ़वार हेतु गेहूं की फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन। कैसे करें चना की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। राज्य में गेहूं की फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है और फसल की इन अवस्थाओं पर कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। इससे फसल की बढ़वार तो अच्छी होती ही है, साथ ही फसल से आगे चलकर अच्छी क्वालिटी की उपज भी प्राप्त होती है। इसी के अंतर्गत आज हम गेहूं की फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कानपुर के डॉक्टर शंकर सिंह से। गेहूं की बुवाई समाप्त हो गई है या गेहूं की बुवाई कहीं कहीं अभी हो रही है, ऐसी स्थिति में गेहूं में सबसे पहले बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। उर्वरक प्रबंधन में आमतौर पर अब ये धारणा बन गई है कि बहुत सारे लंबे समय से हम लोग रासायनिक खादों पर निर्भर हैं, लेकिन अब जैविक खादों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैविक रासायनिक खादों के साथ साथ यदि हम गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद और वर्मी कंपोस्ट इत्यादि खादों से कुछ अंश जो है इसका हम पूरा कर लेते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और हमारे फसल को जो है वो सभी पोषक तत्व उसको मिल जाते हैं। जहाँ तक रासायनिक उर्वरकों का सवाल है, वो सारी के सारे उर्वरक विशेष रूप से भूमि परीक्षण कराकर, मृदा परीक्षण कराकर उसके जो आंकड़े हैं, जो रिजल्ट है उसके आधार पर निर्धारण करना चाहिए, परंतु बहुत सारे किसान इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी दशा में जो गेहूँ में हमारे उर्वरकों की मांग है, जो फसल को ज़रूरत है, वो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की इसमें आवश्यकता है। साथ ही खेतों में जिंक की कमी और सल्फर की कमी भी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी प्रयोग जो है वो सफल पाया गया है और इससे उत्पादन काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। जहाँ तक फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट और ये और जो जैविक खादें हैं, ये सब हमें बुवाई के पूर्व, बुवाई के समय इनको हमें देना है। शेष जो नाइट्रोजन बचती है 60 किलो, इसको हमें ज़मीन की स्थिति और परिस्थिति देख करके हमें 2 बार में भी या 1 बार में भी हम इनको टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें सिंचाई की। सिंचाई गेहूं में बहुत आवश्यक है और विभिन्न दशाओं में सिंचाई होती है। फसल में गलत तरीके से सिंचाई करने पर कई बार ऐसा देखा गया है कि फसल पीली पड़ने लगती है, जिससे उसका बढ़वार ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए यह जरूरी होता है कि गेहूं की फसल में सिंचाई करते समय सावधानियां भी अवश्य रखें। तो विशेष करके इसमें 6 सिंचाइयां अनुमोदित की गई हैं। पहली सिंचाई जो है वो ठीक बुवाई के 21 दिन बाद, जिस समय क्राउन रूट निकलती हैं। क्राउन रूट का मतलब होता है कि जैसे ही पौधा जमाव होता है, जमाव के साथ साथ उसकी साइड से जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें ही जो है वो पौधे को मजबूती भी देती हैं और इन जड़ों से अधिकतम पोषक तत्वों का शोषण होकर के पौधे को वो उपलब्ध कराती हैं। तो इन जड़ों को निकलते समय यदि खेत में नमी की कमी हो जाती है तो ये जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, कम संख्या में निकलती हैं। तो क्राउन रूट सिस्टम जो है 21 दिन बाद बनता है, उस समय पौधों में पहली सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। दूसरी सिंचाई तब होती है जब साइड से किल्ले निकलते हैं। तो ऐसी दशा में किल्ले निकलते समय ये स्थिति हमारी 40-42 दिन पे, बुवाई के 40-42 दिन पे ये बनती है और उस समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और उसके लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। तीसरी जो अवस्था है गेहूं में सिंचाई की, वो उस समय आती है जब पौधा बढ़ जाता है और उसमें गांठें बनने लगती हैं, पोर जिसको कहते हैं, नोट्स कहते हैं।
तो वो जो है उसमें गांठें बनती हैं और पौधा लंबाई खींचता है, तना आगे आकार लेता है। तो तने को मजबूती देने के लिए जो गांठें बनती हैं उस समय भी खेत में पानी की आवश्यकता पड़ती है, नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीसरी सिंचाई हमारी 64-65 दिन बाद बनती है बुवाई के। और चौथी स्थिति महत्वपूर्ण है जिस समय हमारी झंडा पत्ती बनती है, फ्लैग लीफ जिसको बोलते हैं, कि झंडा पत्ती निकलती है, ऊपर झंडे की तरह एक पत्ती निकल आती है। इसका मतलब पौधे का विकास संपूर्ण हो गया। अब इसके बाद कोथ में बाली बनेगी और बाली से फिर दूधिया दाना बनेगा, फिर दाना पूरा भरपूर आकार लेता है। तो ऐसी स्थिति में जिस समय हमारी पत्ता झंडा पत्ती बन रही है उस समय भी पानी की अवस्था बनती है, चौथी अवस्था बनती है। ये 85-86 दिन में ये स्थिति आती है। पांचवी स्थिति बनती है जब झंडा पत्ती बनने के बाद उसमें बाल निकलने लगती है और बाल में फ्लावरिंग स्टेज होती है, फूल आते हैं और दाना बनना शुरू हो जाता है। दाने में जो है दूध बनता है। आप दाना थोड़ा सा निकाल के बाल में से देखेंगे तो उसमें दूध बनता है, दूध जैसा जो है उसका। उस समय भी जब तक यदि सिंचाई की कमी हो जाती है, नमी की कमी रहती है, तो वो दाना सिकुड़ करके झिरी बन जाता है और पौधे से जो बीज बनता है वो बहुत छोटे अंडर साइज का बनता है, छोटा रह जाता है और वो फिर ना तो बीज के लायक रहता है और ना खाने में भी वो क्वालिटी रहती है। बाजार भाव भी उसका कम मिलता है। तो वो दशा सबसे महत्वपूर्ण होती है जब खेत में जो है वो आपकी फसल खड़ी है और दाने में दूध बन रहा है। और लास्ट स्टेज जो छठवीं सिंचाई की आवश्यकता है वो तब आती है जब हमारा दाना फुल पूरा आकार ले लेता है और पकने की स्थिति के करीब आ जाता है। उस समय भी उसको मैक्सिमम नमी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 6 दशाएं जो है गेहूं की सिंचाई की बताई गई हैं और ये प्रैक्टिकल में भी किसान करते हैं और इसका लाभ मिलता है। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई जल की उपलब्धता कम होती है और कुछ क्षेत्रों में सिंचाई भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। ऐसी दशाओं में किसानों को यह जानना आवश्यक होता है कि सिंचाई जल उपलब्धता के आधार पर कब कब सिंचाई किया जाए। तो उस दशा में फिर पहली सिंचाई बहुत आवश्यक है जिस समय हमारी क्राउन जड़ें निकल रही हैं, और दूसरी सिंचाई आपकी जिस समय टिल्लिंग हो रही है या उसमें ब्यात या कल्ले निकल रहे हैं, और तीसरी सिंचाई यानी 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध होने की दशा में फिर जिस समय झंडा पत्ती बन रही है उस समय देना है। तो 3 सिंचाइयों में भी हम 15 से 20% उपज जरूर कम मिलेगी, लेकिन अधिकतम हम उससे पैदावार लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये स्थितियां हैं। यदि किसान भाई संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, पोषक तत्वों का पूरा आवश्यकता जो फसल को है वो पूर्ति करते हैं, फसल में सिंचाई की व्यवस्था बना लेते हैं, तो गेहूं का अधिकतम उत्पादन 65-70 कुंटल तक किसान भाई ले रहे हैं और इसको ले सकते हैं। और निश्चित रूप से गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए ये बातें अपनाना भी बहुत जरूरी। चना की फसल को कीट और रोगों से अधिक नुकसान होता है, जिससे फसल को बचाने के लिए किसानों को अभी से तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इनका प्रकोप अगर ज्यादा बढ़ गया तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। और इसलिए चना की फसल में रोग कीटों के प्रबंधन के लिए कौन कौन सी जरूरी उपायों को अपनाया जाए, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर के प्रक्षेत्र प्रबंधक विजय कुमार सिंह। किसान भाई चना की बुआई कर चुके हैं और चने की बुआई मुख्य रूप से किसान भाइयों को अक्टूबर के महीने तक जो है कर देनी चाहिए। और किसी भी फसल की बुआई जब समय से होती है तो उसका उत्पादन अच्छा होता है, और जैसे बुआई विलम्ब से होती है तो उत्पादन घटने लगता है। तो किसान भाई हम लोग जो है फील्ड में घूम के काफ़ी जो है देखे हैं, फसल लगभग 2 महीने 1.5 महीने की चने की हो गई है। चने का पौधा जो है बढ़ रहा है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें फूल आएंगे तो फूल और फल के समय एक कैटरपिलर जो पार्ट बोरर होते हैं, फली छेदक या पत्ती का कटुआ कीट जो कहा जाता है, ये तब जो है अटैक करता है। ये छिप के खेत में जो है पड़े रहते हैं, जब तक पार्ट नहीं बनते हैं, फली नहीं बनती है, तब तक ये पत्तियों को खाते रहते हैं और अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं। बनने लगते हैं वैसे ही इनका पार्ट पर हमला शुरू हो जाता है। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे आप जानेंगे किसान भाई कि खेत में जो है हमारे कीड़े हो गए हैं?
तो इसका जो है सरल उपाय है, आप देखेंगे कि खेत में 2-4 वो काली चिड़िया जो है, वो जो कीटों को पकड़ती है, वो कीटों का भक्षण करती है, खेत में दिखने लगती है, खेत में घूमती है, खेत में पेड़ों पर जाके बैठती है। तो ऐसे अगर आप ध्यान देंगे कि चिड़िया वो काली वाली अगर खेत में जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में कीड़े लग रहे हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अब चने की फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे आपको फसल में कीटों की संख्या का पता चल जाएगा। किसान भाइयों, इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। और यदि फसल में कीटों का प्रकोप ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप रासायनिक तरीके से इस कीट का नियंत्रण करें। तो जब कीड़े का आभास आपको हो जाए, तो इमिडाक्लोप्रिड या इंडोक्साकार या क्लोरोपाइरीफास ये दवा लेकर के आप जो है छिड़काव सुनिश्चित करावें। क्लोरोपाइरीफास 2 ml प्रति लीटर पानी में और इंडोक्साकार 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप पूरे खेत में छिड़काव 2 बार 15-15 दिन के बाद कराएंगे, तो ये मर भी जाएंगे, दूसरे खेत में भी नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी फसल जो है सुरक्षित हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज शुरू होती है, पार्ट बनने ही शुरू होते हैं, वैसे ही अक्सर देखा जाता है कि चने के खेत में पुख्ता जो है लगना शुरू हो जाता है। पुख्ता के लक्षण ये हैं कि सीधे जो है वो पौधे धीरे धीरे मुरझाते हैं, सूखते हैं, फिर जो है बेकार हो जाते हैं। ऐसा उस समय होता है कि जब एक ही खेत में हम बार बार दलहन की फसल लेते हैं, जैसे चना इस साल भी बोए हैं, अगले साल भी बोएं, फिर उसके बाद जो है चना लगातार बोएं, तो उसमें उकठा की प्रॉब्लम आने लगती है। तो अब उसके लिए क्या करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो जो है अगर इस वर्ष चना की फसल बोए हैं जिस खेत में, अगले साल उसमें चना की फसल ना बोएं, उसमें दूसरी फसल बोलें, गेहूँ बोलें और जई बोलें, और भी जो भी फसल हैं आप उसको जो है बो सकते हैं। तो फसल चक्र अपना के इसकी चना की बुआई करें तो उकठा नहीं लगेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, उकठा रोग के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए रोग रोधी किस्में जैसे पंच-जी 114, C235, C214 आदि को लगाएं। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। बीज की बुवाई से पहले फफूंदीनाशी कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बोएं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा से भूमि का उपचार अवश्य करें। और मान लीजिए अगर विषम परिस्थितियों में उकठा का प्रकोप हो भी गया है, तो उसको जानेंगे कैसे। एक पेड़ आप उखाड़िए और उसके तने को आप चीर दीजिए। जैसे ही तोड़ के चीरेंगे तो अंदर उसमें जो एक पतली सी नली दिखेगी और वो भूरा या काला लेके जो है सूखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो जाइलम सेल्स होती हैं वो खुराक लेना, वो जाम हो जाता है, खुराक लेना ज़मीन से, मिट्टी से बंद हो जाता है और सूख जाती हैं, तो वो स्पष्ट दिखता है उसमें। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसका एक ही उपाय है उस समय कि अगर हमारे पास ट्राइकोडर्मा, हमारे जो कृषि विभाग हैं उनसे मिल जा रहा है या दुकान से मिल जा रहा है, तो हालांकि इसका प्रयोग जो है जिन खेतों में या जिन क्षेत्रों में उकठा लगते हैं उसमें पहले प्रयोग अगर हो जाता है तब तो अति उत्तम है। अगर नहीं कर पाए हैं और उकठा लग रहा है तो ट्राइकोडर्मा का घोल बना के उसमें जितनी एरिया में 1 फीट 2 फीट में सूखने शुरू हुए हैं उसमें डेंचिंग करने की सलाह दी जाती है। यही 2 बीमारियां मुख्य हैं चने की। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुर, जिला बलिया के पुष्कर सिंह ने। आपने दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अपने राज्य में पशुपालक भाई पशु तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो अच्छी नस्ल के पशु नहीं रखते और अच्छी नस्ल के पशु नहीं रख पाने से उनका दूध का उत्पादन भी कम होता है, पशु बीमार बहुत होता है और उनको आर्थिक जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान के अंदर जो है अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं उसका वीर्य होता है, उसके द्वारा कृत्रिम विधि से उसको पशु को जब भी हीट में आता है तो उसको मतलब इंसेमिनेट करते हैं। पशु नस्ल सुधार की अनोखी पहल है कृत्रिम गर्भाधान। ये एक ऐसी विधि है जिसमें देशी नस्ल के मादा पशु में उन्नत नस्ल के नर पशु के पाल को कृत्रिम तरीके से यंत्र के माध्यम से मादा पशु को गर्भित किया जाता है। इससे उन्नत नस्ल का पशु प्राप्त होता है। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए पशु का हीट में आना भी जरूरी है, तो इसके लिए पशु हीट में आए, इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि पशु को संतुलित आहार दे, मिनरल मिक्सचर दे और उसको हर 3 महीने से कीड़ों की दवाई भी दे। डिवॉर्मिंग जरूर कराएं हर 3 महीने में। डिवॉर्मिंग जो हर अस्पताल के अंदर, सब सेंटर के अंदर निःशुल्क मिलेगी आपको। और कुछ भी बीमारी होती है तो उनको नज़दीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क करके और उसका इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी आर्थिक हानि होने से बच सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। कृत्रिम गर्भाधान एक जटिल प्रक्रिया है। इस कार्य को कराते समय थोड़ी सी लापरवाही पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। इसलिए पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराते समय सावधानी रखनी चाहिए। पशुओं को गर्भित करवाने का सही समय, जब आपका पशु सुबह के समय गर्मी में आए तब उसे शाम को गर्भित कराएं और जब पशु शाम के समय गर्मी में आए तब सुबह के समय गर्भित करवाएं। गाय को गर्मी में आने के बाद 16 से 18 घंटे बाद गर्भ धारण करना चाहिए और भैंस को गर्मी में आने के बाद 18 से 20 घंटे बाद गर्भ धारण करवाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, यदि आपने अपने पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण करवा लेते हैं तो आपकी गायें भैंसें समय पर ब्याएंगी और आपको डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा और आप पशुओं पर होने वाले अनावश्यक खर्चे से भी बच सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में जिंक तत्व के प्रयोग पर जानकारी। टमाटर की फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी बातें। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।